भारत में कांग्रेस के शहजादे माने जाने वाले राहुल गांधी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एक बार फिर से कांग्रेस का चेहरा बनने वाले हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में 2 बड़ी यात्रा की है, जिसकी वजह से उनकी पब्लिक इमेज थोड़ी सी सुधरी है। 10 साल पहले कांग्रेस की करारी हार के बाद लोकसभा में हमें समय समय पर राहुल गांधी बड़े बड़े मुद्दे उठाते हुए दिखते हैं, मगर आज सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की छवि सिर्फ और सिर्फ एक मीम मटेरियल की बन के रह गई है। मगर ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी के आने के बाद कांग्रेस का सूरज लगातार ढलते जा रहा है और आने वाले समय में ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा कि क्या कभी राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा चैनल किसी भी इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी या फिर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एक केस स्टडी की तरह लेना, क्योंकि एज अ वोटर आपका अपोजिशन के लीडर के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। 19 जून 1970 देश की राजधानी दिल्ली में भारत के सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल घर में राहुल गांधी का जन्म होता है। बचपन से उन्हें पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, मगर उनके घर वाले इतने ज़्यादा पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे कि बचपन से ही घर में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें चला करती थी। उनकी पढ़ाई की शुरुआत दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में हुई थी और फिर आगे जाकर 1981 से 83 तक वो देहरादून के दून स्कूल में भी पढ़े थे। देयर इज़ नो डाउट कि वो एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए थे। वो नेहरू जी के खानदान से थे। उनकी दादी इंदिरा गांधी, माँ सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी थे। इसका मतलब है कि वो एक हाईली क्वालिफाइड पॉलिटिशियंस के खानदान से थे। उनके घर पर हर रोज़ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आ जाया करते थे। इन सब उपलब्धियों के बाद भी उनका बचपन काफ़ी कठिनाइयों से भरा था। वो सिर्फ 14 साल के थे तो ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। तभी उनकी टीचर उनके पास आती है और कहती है कि प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया है। जैसे ही वो प्रिंसिपल के पास जाते हैं, प्रिंसिपल उन्हें फ़ोन देती है। उस फ़ोन पर उनकी एक काम करने वाली उनसे बात करती है। तब उन्हें न्यूज़ दी जाती है कि इंदिरा गांधी को मार दिया गया है। ये न्यूज़ सुनते ही राहुल गांधी के पैर कांपने लगते हैं। राहुल गांधी के लिए ये समय बहुत नाजुक होता है, मगर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद वो दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में 1 साल पढ़ते हैं और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने जाते हैं, मगर फिर चुपचाप वो यूएस शिफ्ट हो जाते हैं। 21 मई 1991 उनके पास फिर से एक फ़ोन आता है। उन्हें फिर से बुलाया जाता है। जब वो फ़ोन अटेंड करते हैं तब उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उन्हें फ़ोन पर बताया जाता है कि भारत में राजीव गांधी को मार दिया गया है। एक बार फिर से राहुल गांधी शोक में चले जाते हैं। अब ये सब देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि राहुल गांधी बचपन से ही मजबूत बन चुके थे। धीरे धीरे इन कठिनाइयों को पार करके वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करते हैं और वहाँ के कॉर्पोरेट में जॉब करने लगते हैं। मगर बचपन से ही उन्हें पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था, इसलिए 2004 में भारत की पॉलिटिक्स में उनकी धमाकेदार एंट्री होती है। कई इंटरव्यूज़ में राहुल गांधी ने बात कही है कि दादी की हत्या और पिता की हत्या ये 2 बड़े कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली। अब पॉलिटिक्स में आने के बाद वो कांग्रेस के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। शुरुआत में राहुल गांधी कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते। आगे जाकर उन्हें कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट और एनएसयूआई का प्रेसिडेंट भी बना दिया जाता है। उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। 2009 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की थी। इस इलेक्शन से पहले राहुल गांधी ने 125 रैलियां की थी, जिसमें उन्होंने धमाकेदार स्पीच दिए थे। मगर 2014 का इलेक्शन उनके लिए बहुत ही बड़ा टेस्ट था और इस टेस्ट में वो बुरी तरह से फेल हो गए थे। 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ 44 सीटें जीती थी, जो एक रिकॉर्ड लो था। इसके बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी का मेजर डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। राहुल गांधी स्पीच तो अच्छी देते थे, मगर कहीं ना कहीं वो फंबल हो जाया करते थे। अब इसका फ़ायदा बीजेपी और मोदी अच्छे से उठाते थे। मोदी तो कई बार लोकसभा में राहुल गांधी को पप्पू भी बोल चुके हैं। अब इस लेवल की मार्केटिंग हमें कांग्रेस की तरफ से देखने को नहीं मिली। देखिए, एक अच्छे नेता की खासियत होती है कि जो मासेस की सोच है वो उन्हें एक सेंटेंस में अच्छे से पिरो सके और कॉन्फिडेंटली लोगों को बता सके। मगर इस एरिया में राहुल गांधी आज भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं।
फिर 2019 के इलेक्शन आते हैं। राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ये वो समय था जब लग रहा था कि कांग्रेस के बाकी नेता कहाँ गए। राहुल गांधी को कभी प्रेसिडेंट तो कभी वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता। खैर जो भी हो, कांग्रेस के लिए उन्होंने फिर से एक खतरनाक कैंपेन किया। राहुल गांधी ने कई सारी रैलियां की जिसमें वो मोदी जी पर वार पे वार करते, मगर उनके स्लिप अप्स और फंबल करने की आदत, उनके बचकाने बयान देने वाली आदत उन्हें कहीं ना कहीं डुबा ले जाती है। मोदी लहर में एक बार फिर से कांग्रेस डूबने लगती है। कई बार मुझे लगा कि राहुल गांधी की पीआर टीम और राइटिंग टीम बहुत ही ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट है। 2019 के कैंपेन के समय राहुल गांधी ने कई सेंसिटिव इश्यूज को टच किया, जैसे राफेल डील पर उन्होंने कई बार बात की। प्रधानमंत्री से लोकसभा में हमने सवाल पूछे, पूरा देश राफेल की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और सुना है निर्मला सीतारमण जी फ्रांस गई हैं, पता नहीं क्या बड़ी इमरजेंसी है फ्रांस में कि डिफेंस मिनिस्टर को फ्रांस में जाके डैसॉल्ट फैक्ट्री जाना है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हो रहा है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। मगर फिर राहुल गांधी मोदी जी का मजाक उड़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने चौकीदार चोरा बोलना शुरू किया। चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी किया है। और इस चीज से भारत की जनता बहुत ही ज्यादा नाखुश हो गई थी। ये जो इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी राहुल गांधी को, कहीं ना कहीं वो इसके नीचे दबके रह जाते हैं और इन्हें पूरा नहीं कर पाते। 2019 में एक बार फिर से कांग्रेस हार जाती है। हालांकि सीटों के मामले में इस बार थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। जहां 2014 में कांग्रेस 44 सीटें जीती थी, वहां पर इस बार 52 सीटें जीतती है। मगर इन सब के बीच में राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। अमेठी के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि काफ़ी समय से कांग्रेस का गढ़ रहा था। 2019 तक यहाँ पर कांग्रेस को कोई भी नहीं हरा पाया था। मगर 2019 के इलेक्शन में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हरा देती है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए एक हिस्टोरिकल लॉस था। इस नुकसान के बाद राहुल गांधी को पता चलता है कि कहीं ना कहीं भारत की जनता उनसे डिस्कनेक्ट हो रही है। अब उनसे डिस्कनेक्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस से भी हो रही है। अगर एक पार्टी के नेता का चेहरा ही मीम बन जाता है तो धीरे धीरे वो पार्टी भी मीम बनने लगती है। देखिए क्या होता है कि एक डेमोक्रेसी में रूलिंग पार्टी जितनी भी मजबूत होती है, ऑपोजिशन पार्टी को कम से कम उतना या उससे भी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। दरअसल एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जनता की आवाज़ होती है और पिछले 10 सालों में हमें यही देखने को मिल रहा है कि हमारे देश में ऑपोजिशन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते जा रही है। अब राहुल गांधी को भारत के लोगों से दोबारा से रिकनेक्ट होना था। वो भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान करते हैं। ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक होनी थी और ये 4000 किलोमीटर का सफर तय भी करती है। इस यात्रा में लाखों करोड़ों लोग राहुल गांधी को समर्थन देते हुए दिखते हैं, चाहे ऑपोजिशन के लीडर्स हों या फिर उनके अलायंस के लीडर्स। हर कोई इस यात्रा में राहुल गांधी का साथ देता है। कांग्रेस के अनुसार ये उनके लिए एक बहुत बड़ी पीआर सक्सेस थी, मगर मैं ये बात नहीं मानता। हाँ, राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, मगर इस यात्रा से राहुल गांधी इतना खुश हो जाते हैं कि वो एक सेकंड यात्रा का ऐलान कर देते हैं। मणिपुर की सिचुएशन को देखते हुए वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐलान करते हैं। ये यात्रा मणिपुर से लेकर मुंबई तक जानी थी, मगर पिछली यात्रा को जितना मीडिया कवरेज मिला था उतना मीडिया कवरेज इस यात्रा को नहीं मिल पा रहा था। अगर आप बार बार लोगों को एक ही चीज़ दिखाते हैं तो वो कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं। पहली यात्रा में बड़े बड़े स्टार्स राहुल गांधी के समर्थन में थे, मगर दूसरी यात्रा में उन्हें कई जगह पर प्रोटेस्ट देखने को मिले। दरअसल इसकी वजह ये थी कि राहुल गांधी ने राम मंदिर के इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया था, जिससे भारत की जनता उनसे नाराज थी। लेकिन अगर आप किसी भी कांग्रेस के नेता से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि जो सेकंड यात्रा थी जो राहुल गांधी ने की थी, इसकी टाइमिंग खराब हो गई थी, इसलिए नहीं चली। आपने आजकल देखा होगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके बड़े बड़े नेता बड़े बड़े टीवी शोज़ पर जाकर बड़ी बड़ी सोशल गैदरिंग्स को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 2024 में हम क्या क्या करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो छुट्टियां मनाते हुए नजर आते हैं। एक बात तो साफ है कि मोदी जी भारत की जनता से रिलेट कर पाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी नहीं कर पाते। कुछ इंटरव्यूज़ में मैंने ये भी सुना है कि जिस वक्त राहुल गांधी चांदी के चम्मच से खाना खाया करते थे,
उस वक्त मोदी जी ट्रेनों में जाकर चाय बेचा करते थे। ये जो सेल्फ मेड स्टोरीज होती हैं, मतलब ज़मीन से उठकर जो इंसान अपनी ज़िंदगी खुद बनाता है, इसे भारत की जनता थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करती है। एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी कभी कभी बोलना तो कुछ और चाहते हैं, मगर उनके मुंह से कुछ और निकल जाता है, और ये चीज़ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा होता है। कांग्रेस को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कांग्रेस आज भी भारत में बहुत बड़ी पार्टी है, मगर धीरे धीरे उसका वजूद खत्म हो रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता धीरे धीरे बीजेपी में आ रहे हैं, और इन सब चीज़ों के पीछे राहुल गांधी भी एक बहुत बड़ा कारण है। आपको लगता होगा कि कांग्रेस में कोई दिग्गज नेता नहीं है, इसलिए राहुल गांधी हर जगह चेहरा बन जाते हैं। मगर कांग्रेस में दिग्गज नेताओं की कोई कमी नहीं है, मगर उन्हें मौका ही नहीं मिलता। राहुल गांधी को हर बार मौका मिल जाता है। अब इस इलेक्शन में भी देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि क्या फिर से वही कांग्रेस के चेहरे बनते हैं या फिर कोई नया कांग्रेस का चेहरा बनकर उभरता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कभी आप राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।